नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मेडिकल चेकअप के बाद तनाव खत्म करने के लिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वायुसेना के अधिकारियों ने की बातचीत। माता पिता से भी हुई मुलाकात। भारत के खिलाफ F-16 विमान का इस्तेमाल करना पाकिस्तान को पड़ा भारी। अमेरिका ने शुरू की जांच। सौदे के नियमों के तहत हमले के लिए पाकिस्तान नहीं कर सकता F-16 विमानों का इस्तेमाल। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो प्रदर्शनी और सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभिनंदन का अर्थ होता था स्वागत और अब अभिनंदन का अर्थ ही बदल जाएगा। हाउसिंग सेक्टर को लेकर कहा, केंद्र सरकार 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ कर रही है काम। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए अलग भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की संभावनाएं बने, ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए। हैदराबाद वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 237 रनों का लक्ष्य। सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सर्वाधिक 50 रन बनाए। जवाब में भारत की खराब शुरुआत। शिखर धवन 0 पर पवेलियन लौटे। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत के विंग कमांडर अभिनंदन अपने वतन वापस आ गए हैं। अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत रेड क्रॉस की इंटरनेशनल समिति उनका मेडिकल चेकअप कर रही है। इसमें सोसाइटी जांच कर आकलन करेगी कि अभिनंदन को किसी तरह की शारीरिक चोट तो नहीं लगी है। अभिनंदन से केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने आज मुलाकात की। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में करीब 58 घंटे रहने के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन कल रात करीब 9:30 बजे भारत लौट आए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने करीब 9:20 पर उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा, जिसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन वायुसेना के विमान से रात करीब 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें सेना के अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। विंग कमांडर अभिनंदन से मिलने के लिए शनिवार को वायुसेना के कई उच्च अधिकारी पहुंचे। इससे पहले विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी पर बाघा अटारी सीमा से लेकर देश भर में खुशी और उत्साह का माहौल दिखा। अभिनंदन की स्वदेश वापसी पर अटारी बॉर्डर पर जुटे लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन की घर वापसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विंग कमांडर अभिनंदन के स्वदेश लौटने पर स्वागत किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि देश को अभिनंदन के साहस, कर्तव्यपरायणता और प्रबल आत्मगौरव पर नाज है। राष्ट्रपति ने अभिनंदन पर वायुसेना को भविष्य में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की सकुशल वापसी पर वीर वायुसैनिक और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि आपके शौर्य ने वायुसेना के इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध सेना के अदम्य और अडिग संकल्प को पूरे देश और विश्व मत का समर्थन प्राप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनंदन की वापसी पर ट्वीट करते हुए उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, वेलकम होम विंग कमांडर अभिनंदन। आपके अदम्य साहस पर देश को गर्व है। हमारी सशस्त्र सेनाएं 130 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा है।
भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस हमारे साथ हैं। भारतीय वायुसेना को अपने एयर वॉरियर अभिनंदन पर गर्व है। दुश्मन की कस्टडी में होने के बावजूद भी विंग कमांडर अभिनंदन ने जिस साहस और जज्बे को दिखाया, उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। विपिन चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना की ओर से जैश के ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में हमले करने के लिए F-16 विमान का इस्तेमाल अब भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान को F-16 विमान देने वाले अमेरिका ने अब इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर जांच शुरू कर दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान से विमान के संभावित दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी मांगी है। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान हमले में F-16 के इस्तेमाल से इनकार करता रहा है। हालांकि भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने गुरुवार को रक्षा प्रतिष्ठान पर किए गए हमले में F-16 के शामिल होने के सबूत पेश कर दिए थे। और हमारे संवाददाता अखिलेश तुमन जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। अखिलेश, अभिनंदन की वापसी और उसके बाद उनका मेडिकल और जो दूसरे प्रोसीजर्स थे वो कहां तक पहुंचे हैं, और आज उनके स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ जांच होनी थी वो क्या कह रही हैं? देखिए कविंद्र, अभिनंदन जिस हालत में पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिरे थे पैराशूट से, और उसके बाद भीड़ के हत्थे भी वो चढ़े थे थोड़ी देर के लिए। हालांकि पाकिस्तान के सैनिकों ने फिर उन्हें वहां से निकालकर रावलपिंडी मुख्यालय ले गए थे, और उसके बाद रावलपिंडी मुख्यालय में उन्हें एक दिन पूरे रखा गया था, एक दिन से ज़्यादा ही। तो उसके बाद अभिनंदन कल यहाँ तक पहुँचने तक न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी यंत्रणा से गुजर रहे थे, और उस पूरे चीज़ों की जांच होती है। यहाँ पे जो प्रक्रिया है कि एक बार जब आपका सैनिक वापस लौटता है तो उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति की पूरी जांच की जाती है, उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश की जाती है। वो जो ट्रॉमा होता है, जो एक मानसिक पीड़ा से वो आदमी गुजरता है, एक जो एनिमी टेरिटरी के अंदर रहने का जो एक संत्रास होता है उससे गुजरता है, तो वो सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी सी शारीरिक चोट तो है उनको, और उसका इलाज हुआ है, और वो उससे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा चोट नहीं है उनको। लेकिन जो एक मानसिक है स्थिति, उस मानसिक स्थिति में उनको बार बार काउंसलिंग करने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में कविंद्र मैं ये भी बताऊं कि उसके बाद उनसे भी जब सामान्य होने की स्थिति में आते हैं तो उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है कि क्या हुआ था विमान में, कैसे कहाँ गिरे, कैसे क्या हुआ। और उसके बाद रावलपिंडी मुख्यालय में जो उन्हें ले जाया गया, वहाँ क्या बात हुई, उन लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे, आपने क्या क्या जवाब दिया। तो एक पूरी जानकारी, वो पूरा एक तरीके से कहें कि एक फिल्म की तरह वो हर पल की बात उन्हें बतानी होती है, ताकि भारत का जो वायुसेना है या भारत की जो एजेंसियां हैं उन सबको पता चले कि किस तरीके से उनके साथ सलूक हुआ, क्या क्या जानकारियां उन्हें मिली, उन्होंने क्या क्या शेयर किया। ये सारी बातें होती हैं, ये आर्मी और एयरफोर्स सबके प्रोटोकॉल में पूरी दुनिया में अपनाया जाता है जी। इस बीच में निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री ने भी उनसे आर.एन.आर हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की है, और उसके बाद उनके परिवारजनों ने भी मुलाकात की है। तो एक तरह से कहें कि अभिनंदन सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं। उनको पूरा सामान्य होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, निश्चित तौर पे सरकार भी उन्हें समय दे रही है, और उसके बाद वो सब सारी प्रक्रियागत चीज़ें चलेंगी। अभी उनके तुरंत काम पे नहीं भेजा जाएगा, ताकि वो जो है अपने सामान्य स्थिति में आ जाए। कविंद्र, अखिलेश भाई, दूसरी खबर जो मिल रही है F-16 को लेकर, जिसको लेकर पाकिस्तान हालांकि इनकार करता रहा और भारत ने पुख्ता सबूत पेश किए थे पूरी दुनिया के सामने, अमेरिका की ओर से इसको संज्ञान में लिया गया है और पाकिस्तान से जवाब मांगा गया है। इसे कैसे देखा जाए, और जो नियम शर्तें उस वक्त थी इस सौदे के साथ, सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है, और उसके क्या कुछ प्रभाव या फिर इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कविंद्र, जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को F-16 विमान दिया गया था, उस समय जो करार हुए थे उसमें करार की बहुत सारी बातें होती हैं जो गोपनीय रखी जाती हैं, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो पूरी तरह खुले में हैं, और जिसमें कि सीनेट में भी उन्होंने वक्तव्य दिया था, सीनेट में भी अमेरिकी सीनेट में उन्होंने बताया था किन किन शर्तों पे हैं। तो उसमें जो 3 शर्तें हैं जो सबको पता है कि 3 शर्तें ये हैं कि एक तो आप इसका इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं करेंगे, जब तक कि अगर अमेरिका बोलता है, अमेरिका की अनुमति होती है तब ठीक है। और दूसरी बात है कि किसी के साथ जो एक्सरसाइज होता है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में F-16 का उपयोग नहीं होगा, और किसी अन्य देश के साथ किसी अन्य ऑपरेशन में इस F-16 का उपयोग नहीं होगा।
और जो उपयोग करना है आपको आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की सीमा में करेंगे, और जो भी होगा उसके बारे में अमेरिका को आपको जानकारी देनी होगी कि हम ये कर रहे हैं। तो जो संशय है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने कोई जानकारी नहीं दी इस बारे में कि वो F-16 का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद जो गिरा F-16 पाकिस्तान की सीमा के अंदर, उसका जो मलबा है उस मलबे का कोई पता नहीं कि वो मलबा कहाँ है। अमेरिका को उसकी भी तलाश है कि वो मलबा दिया जाए ताकि वो मलबे से वो जांच कर सके कि वो F-16 नहीं था। तीसरा बात है वो पायलट भी शायद जहाँ तक रिपोर्ट आई है कि पायलट वो नहीं है जो पाकिस्तान के पायलट जो F-16 चला रहे हैं, तो अब वो पायलट से भी नहीं पूछ सकते कि वो कौन सा विमान चला रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं जो संशय के घेरे में हैं, शक के घेरे में है। और अमेरिका को भारत ने जो जानकारियाँ दी हैं, जो सबूत आपने देखा कि आया था, जो आर्मी के तीनों विंग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो मिसाइल गिरी है भारतीय सीमा के अंदर राजौरी में, वो मिसाइल केवल F-16 में जा सकती है। तो इससे शक की सुई और बढ़ जाती है। और अमेरिका, जो मुझे पता चला है कि अमेरिका पाकिस्तान से पूछ रहा है, और संभावना है कि अगले सप्ताह में अमेरिका की कोई टीम भी जाएगी पाकिस्तान में और उस विमान के बारे में सारे। चलिए अखिलेश, शुक्रिया आपका इस ताज़ा अपडेट के लिए। और ये थी पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अफवाह फैलाने वालों पर आज करारा व्यंग किया। उन्होंने बालाकोट की जगह को लेकर गलत सूचना देने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच पड़ताल के ऐसा करना गलत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन लोगों पर करारा प्रहार किया है जो बालाकोट और बालाकोटे में फर्क नहीं जानते। वित्त मंत्री ने ऐसे लोगों पर सवाल उठाया और कहा कि क्या सेना अपने ही क्षेत्र में हमला कर सकती है। बालाकोटे LOC के पास स्थित है और राजौरी के बहुत नजदीक है। सोशल मीडिया के आने के बाद एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी ने दिया है। उसका उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। जब अभी हमारी एयरफोर्स KPK में बालाकोट तक पहुंची, तो इससे पहले कि कोई जानकारी प्राप्त करो किसी ने शुरू कर दिया, ये तो एकदम LOC के साथ है। और कुछ लोग जिनको मैं कंपल्सिव कॉन्ट्रेरियंस कहता हूं, उन्होंने एक नया बालाकोट ढूंढ लिया और ये भी नहीं चेक किया कि वो बालाकोट LOC के उस पार नहीं है, वो हमारे पुंछ में है। तो हमारी अपनी फौज जाकर अपने ही स्थान पर क्यों ये अटैक करेगी? तो ये सोशल मीडिया में एबरेशंस भी हैं। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक किया था। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी कैंप तबाह कर दिए थे। पुलवामा में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने ये एयर स्ट्राइक किया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। 7 फ्लैगशिप मिशन, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों में बदलाव के साथ सस्ते होम लोन और GST में राहत दी गई है। दिल्ली में आज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार सभी को आवास दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य को सलाम किया। इस देश की ताकत है, डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कांग्रेचुलेशन, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। शनिवार को दिल्ली के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो प्रदर्शनी और सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह विंग कमांडर अभिनंदन के साहस और वतन वापसी का जिक्र किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए घर के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है। सरकार ने सबसे ज्यादा जोर किफायती घरों पर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया है। सरकार हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम कर रही है। चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी
उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए। हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के अपने घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाओं को भी बदल रही है। टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हों। सस्ते होम लोन और जीएसटी में रियल एस्टेट सेक्टर को राहत दी गई है। हाल ही में 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इसके अलावा अब 2 घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट अब एक के बजाय 2 घरों पर मिलने वाली है। 2 दिन की इस प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन आवास शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। इसमें प्रौद्योगिकी प्रदाता, अनुसंधानकर्ता, स्टार्टअप्स, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मकसद 2022 तक 1 करोड़ आवासीय इकाइयां बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने जनता के साथ संवाद के लिए रेडियो को प्रभावी उपकरण के तौर पर स्थापित किया है। उन्होंने आज दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। वित्त मंत्री ने इस मौके पर मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में भी चर्चा की। अगली मन की बात मई महीने के आखिरी रविवार को होगी, यानी कि मार्च महीना, अप्रैल महीना और पूरा मई महीना, ये 3 महीने की सारी हमारी जो भावनाएं हैं, उन सबको मैं चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद की ताकत के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत का सिलसिला का आरंभ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में ऐसे बहुत कम राजनेता हैं जो सरल तरीके से लोगों से सीधे संवाद करने की क्षमता रखते हों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जनता से संवाद कायम करने की यही खूबी है। अरुण जेटली ने ये बात दिल्ली में मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कही। इस दौरान उन्होंने किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है। बहुत कम राजनीतिक नेता हैं जिनमें इस प्रकार से डायरेक्टली लोगों के साथ कम्युनिकेट करना और बात करना, ये क्षमता और ताकत होती है। अरुण जेटली ने यह भी कहा कि आज के दौर में जब कुछ टेलीविजन चैनल खबरों के बजाय एजेंडा सेट करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में सही और सच्ची रिपोर्टिंग की झलक है कि अब एजेंडा सेट करना हमारा काम है। कन्वेंशनल रोल मीडिया का था कि आप रिपोर्ट कीजिए, एडिटोरियल पेज के ऊपर अपने विचार रख दीजिए, लेकिन देश का एजेंडा हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम सेट करेंगे। ये जब यात्रा शुरू हुई तो फिर हमेशा रिमोट लेकर ढूंढना पड़ता है कि समाचार कहां से मिलेगा, एजेंडा तो हर जगह मिल रहा है। ये किताब मन की बात कार्यक्रम के 50 संस्करणों का संकलन है, जिसमें बताया गया है कि मन की बात कार्यक्रम कैसे न्यू इंडिया के साथ जुड़ा और एक जन आंदोलन बन गया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस किताब के विमोचन के मौके पर और भी कई गणमान्य मौजूद थे। प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने मन की बात कार्यक्रम को जमीनी स्तर तक लोगों के जुड़ने वाला एक कार्यक्रम बताया। वहीं प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने इसे एक अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम बताया। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक के विमोचन के मौके पर प्रसार भारती के चेयरमैन ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम 2 तरफा संवाद का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें लोग अपने सुझाव देते हैं और प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उनकी बात करते हैं। I also regard Man Ki Baat as a critical instrument towards fulfillment of Dr. Ambedkar's dream of social transformation. 70 साल पहले अंबेडकर साहब ने कहा था
कि हमें केवल राजनैतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब हम राजनैतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करते हैं तो हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। मन की बात इस परिवर्तन को लाने में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सोच है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने कहा कि मन की बात एक अनूठा रेडियो कार्यक्रम है जिसने टेलीविजन पर अपनी जगह बनाई है। इसके साथ ही इसने सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी उपस्थिति दर्ज की है। The radio program has several firsts to it, and I think the most prominent of them is how a radio program has, acquired a life of its own on television. So every month, when the Man Ki Baat episode airs on radio, you also have almost every news TV channel also carrying a visual version of a radio program. I think that's an innovation in itself and contributed immensely to the revival of रेडियो इन आवर मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति किताब में मन की बात की 50 कड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें रेडियो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सीधे दिल की बात की। किताब में प्रधानमंत्री की ओर से विभिन्न मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा, लोगों से मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया शामिल की गई है। इसमें कई प्रोजेक्ट को जन अभियान बनाने और लोगों के मन में उनके गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी ने आज देश में कई जगहों पर विजय संकल्प यात्रा के तहत बाइक रैली की शुरुआत की है। ये तस्वीरें दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन रैलियों में शामिल हुए। देश भर में 3000 से ज्यादा जगहों पर बाइक रैलियों में 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजधानी दिल्ली के न्यू मोतीबाग में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए कौशल भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौशल और ज्ञान ही देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास की दिशा तय करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के लिए अलग भवन के निर्माण के लिए जमीन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के युवाओं के हुनर को निखारने के लिए अलग मंत्रालय बनाया और उनको प्रेरित किया। सरकार ने 2014 में एक अलग कौशल विभाग का स्थापना की। 15 में कौशल तथा उद्यम विकास के लिए नई राष्ट्रीय नीति का घोषणा की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कौशल भवन के निर्माण में करीब 172 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की संभावनाएं बने, ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है और पूरे विश्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। Our efforts last few years have begun to bear fruits now in improving the economy. Every prominent rating and ranking agency in the world, like Moody's, not Moody's rating, or the IMF and the World Bank, World Economic Forum, ADB, has not only commended our economic growth but also considered our growth to be essential for overall growth in global economy. इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थीं। गौरतलब है कि साल 2014 में केंद्र सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास के लिए नई नीति की घोषणा की थी, जिसका मकसद हर साल 1 करोड़ से अधिक लोगों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ओर से दिए गए 237 रनों के जवाब में 4 विकेट खोकर 100 रन बना चुका है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। एरन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। उस्मान ख्वाजा के 50 और ग्लेन मैक्सवेल के 40 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के सामने 237 का लक्ष्य दिया। भारत की ओर से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए, जबकि केदार जाधव ने 1 विकेट लिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।